रवि और दीपक, जो कि शहर से आए हुए एक पत्रकार और उसके कैमरामैन हैं, चंद्रपुर गांव पहुंचते हैं। चंद्रपुर एक दूरस्थ और डरावना गांव है जो उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच स्थित है। गांव का माहौल बहुत ही उदास और भयभीत करने वाला है। ग्रामीण, जो पहले से ही कर्ण पिशाचिनी की कहानियों से डरे हुए हैं, रवि और दीपक को संदेह भरी निगाहों से देखते हैं। जैसे ही रवि और दीपक गांव में प्रवेश करते हैं, वे महसूस करते हैं कि यहाँ का वातावरण अजीब है। गांव के लोग डर और संदेह से भरे हुए हैं और वे बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते हैं। कुछ ग्रामीण चुपचाप अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं, जबकि कुछ लोग रवि और दीपक को कड़ी नजरों से देखते हैं। रवि और दीपक का मुख्य उद्देश्य कर्ण पिशाचिनी की रहस्यमयी मौतों की जांच करना है। गांव में कुछ दिनों से अजीब और भयावह घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं का संबंध कर्ण पिशाचिनी से जोड़ा जा रहा है। रवि, जो कि एक जिज्ञासु और साहसी पत्रकार है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक है। दीपक, हालांकि इस तरह की अलौकिक घटनाओं पर संदेह करता है, लेकिन अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार है। गांव में घूमते घूमते रवि और दीपक मंजरी से मिलते हैं। मंजरी गांव की एक साहसी और समझदार महिला है, जिसे गांव की पुरानी कहानियों और लोक कथाओं की गहरी जानकारी है। पहले तो मंजरी रवि और दीपक की मदद करने के लिए अनिच्छुक रहती है, क्योंकि वह जानती है कि कर्ण पिशाचिनी की कहानी कितनी भयानक है। लेकिन जब रवि उसे अपने उद्देश्य के बारे में बताता है, तो मंजरी मान जाती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मंजरी रवि और दीपक को कर्ण पिशाचिनी की कहानी बताती है। वह कहती है कि कर्ण पिशाचिनी दरअसल एक प्रताड़ित महिला की आत्मा है, जिसका नाम अमृता था। अमृता को गांव वालों ने झूठे जादू टोना के आरोप में निर्दयता से मार डाला था। उसकी आत्मा अब कर्ण पिशाचिनी के रूप में गांव में भटकती है और अमावस्या की रात को अपने शिकार के कानों में घातक रहस्य फुसफुसाती है। मंजरी की कहानी सुनकर रवि और दीपक को इस बात का एहसास होता है कि वे एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी मामले की जांच करने जा रहे हैं। इस प्रकार रवि और दीपक का चंद्रपुर में आगमन और मंजरी से मुलाकात उनके लिए एक नई और भयावह यात्रा की शुरुआत होती है। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे दृढ़ निश्चय के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। पहली रात रवि और दीपक एक पुराने सुनसान घर में ठहरते हैं, जिसे मंजरी ने उनके लिए व्यवस्थित किया था। घर में घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव का पूरा माहौल डरावना और रहस्यमयी हो जाता है और हर छोटी छोटी आवाज भी भयावह प्रतीत होती है। रवि और दीपक थके हुए होते हैं, इसलिए वे जल्दी सोने की कोशिश करते हैं। रात के बीच में रवि अचानक एक अजीब फुसफुसाहट से जागता है। यह फुसफुसाहट उसके कानों के बहुत करीब से आ रही होती है, जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। रवि चौंक कर उठता है और इधर-उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फुसफुसाहट लगातार बढ़ती जाती है और रवि को महसूस होता है कि ये आवाजें उसके अतीत के अंधेरे रहस्यों को उजागर कर रही हैं, जिन्हें कोई और नहीं जानता। आवाजें रवि के बचपन की घटनाओं और कुछ छिपे हुए गुनाहों के बारे में बातें करती हैं, जिनका जिक्र रवि ने कभी किसी से नहीं किया था। ये फुसफुसाहटें उसे मानसिक रूप से विचलित और भयभीत कर देती हैं। उसे एहसास होता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि कर्ण पिशाचिनी की आत्मा का काम है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह गहरे डर से घिर जाता है। रवि दीपक को जगाता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। दीपक, जो पहले से ही अलौकिक घटनाओं पर संदेह करता है,
रवि की बातें सुनकर हैरान और चिंतित हो जाता है। हालांकि वह अपने दोस्त का साथ देता है और उसे सांत्वना देता है। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें अगले दिन गांव के पंडित राघव से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगली सुबह रवि और दीपक का सामना गांव के और अधिक शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों से होता है। गांव वाले यह मानने लगते हैं कि रवि और दीपक के आने से ही आत्मा और अधिक क्रोधित हो गई है। ग्रामीण उन्हें शक की निगाहों से देखते हैं और उनमें से कुछ लोग खुलकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। रवि और दीपक को यह एहसास होता है कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, अन्यथा स्थिति और भी खराब हो सकती है। इस प्रकार पहली रात के इस भयानक अनुभव के बाद रवि को यकीन हो जाता है कि कर्ण पिशाचिनी की आत्मा वास्तव में मौजूद है और वह बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। अब उनकी यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण और डरावनी हो जाती है, क्योंकि उन्हें न केवल आत्मा का सामना करना है बल्कि गांव वालों के गुस्से और अविश्वास का भी सामना करना है। रवि और दीपक मंजरी की मदद से चंद्रपुर गांव के इतिहास की गहराई में खोजबीन शुरू करते हैं। मंजरी, जो गांव की पुरानी कहानियों और लोक कथाओं की अच्छी जानकारी रखती है, उन्हें अमृता की कहानी के बारे में बताने के लिए सहमत होती है। वे जानते हैं कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें गांव के अतीत में झांकना होगा और कर्ण पिशाचिनी के पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा। मंजरी बताती है कि बहुत साल पहले चंद्रपुर एक शांत और समृद्ध गांव था। गांव के एक कोने में एक सुंदर और बुद्धिमान महिला रहती थी, जिसका नाम अमृता था। अमृता अपने ज्ञान और करुणा के लिए जानी जाती थी। उसने कई लोगों की मदद की थी, खासकर उन लोगों की जो बीमार थे या जरूरतमंद थे। अमृता ने अपने जड़ी बूटी और प्राकृतिक इलाज के ज्ञान से कई लोगों की जान बचाई थी। लेकिन उसकी अच्छाई और ज्ञान कुछ लोगों को रास नहीं आया। गांव में कुछ स्वार्थी और जलनशील लोग थे, जिन्होंने अमृता की लोकप्रियता और प्रभाव को देखकर उसे नीचा दिखाने की ठानी। उन्होंने अमृता पर जादू टोना करने और काले जादू का इस्तेमाल करने का झूठा आरोप लगाया। गांव के लोगों में अंधविश्वास और डर फैलाने के लिए उन्होंने कई कहानियां गढ़ी और धीरे धीरे लोग अमृता को एक खतरनाक जादूगरनी मानने लगे। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर अमृता को पकड़ लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पीटा। उसे गांव के बीचों बीच खींच कर लाया गया और बिना किसी सुनवाई या सबूत के उसे जादू टोना करने का दोषी ठहराया गया। उसकी आंखों में भय और दर्द था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव के लोग इतने अंधविश्वासी और क्रूर हो गए थे कि उन्होंने अमृता को पत्थरों और डंडों से मार डाला। अमृता की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक और अन्यायपूर्ण थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह बदले की भावना से भरी हुई थी। उसकी आत्मा अब कर्ण पिशाचिनी बन गई, जो उन लोगों से बदला लेने आई थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। मंजरी ने बताया कि अमृता की आत्मा अमावस्या की रात को प्रकट होती है और अपने शिकार के कानों में फुसफुसाकर उनके अतीत के गहरे रहस्यों को उजागर करती है, जिससे वे भयभीत हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। रवि और दीपक मंजरी की इस कहानी से स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें अब पता चल गया कि कर्ण पिशाचिनी का आतंक वास्तव में अमृता की पीड़ा और बदले की भावना का परिणाम है। वे यह भी समझ जाते हैं कि उन्हें अमृता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। वे गांव के पुराने दस्तावेजों और लेखों की खोजबीन करते हैं, जहां उन्हें और भी सबूत मिलते हैं जो मंजरी की कहानी की पुष्टि करते हैं। उन्होंने पुराने गांव के बुजुर्गों से भी बातचीत की, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे या जिन्होंने अपने बुजुर्गों से यह कहानी सुनी थी।
इन सब साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि अमृता के साथ वास्तव में बहुत अन्याय हुआ था। अब रवि और दीपक का अगला कदम था कि वे अमृता की आत्मा को शांति दिलाने का तरीका खोजें। इसके लिए उन्हें पंडित राघव की मदद लेनी होगी, जो प्राचीन अनुष्ठानों और आत्माओं के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गांव के लोग उनकी बातों को समझें और उनके प्रयासों में सहयोग दें, ताकि चंद्रपुर गांव एक बार फिर से शांत और सुरक्षित बन सके।